हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, जिसमें टाइटल है आज का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले तो हम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल्स को और फिर प्रोसेसेस को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना होगा, पर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुन रहे हो ना, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसने मॉडर्न साइंस और मेडिकल वर्ल्ड को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज के लेक्चर में हम इसे के ही कोर कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझेंगे जो हमारी लाइफ को डेली टच करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल डेफिनेशन। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, बायो को और या टेक्नोलॉजी को, बायो को अलग कर दो तो बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक टेक्निक्स या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ब्रॉडली बोलें तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स का यूज़ करके ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना, एंजाइम का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाना और यूज़फुल मेडिसिन बनाना, ये सब इस ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इस स्लाइड में ऑलरेडी ये डिफाइन किया गया है कि वही इज़ द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम्स टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेनिफिशियल टू ह्यूमन। अब इसके दो मेजर पर्सपेक्टिव हैं, एक तो है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव और दूसरा है मॉडर्न पर्सपेक्टिव। एक तो आपका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव हो गया, दूसरा आपका मॉडर्न व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ट्रेडिशनल व्यू है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक्चुअली में क्या था कि हमारे ना इंसेस्टर जो सदियों से बिना किसी एडवांस मशीन के बायोटेक यूज़ कर रहे थे, जैसे कि दूध से दही बनना, ब्रेड बनना या फिर फर्मेंटेशन से वाइन बनना, इन सब में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एबिलिटी का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट का। ठीक है, और ये जो मॉडर्न व्यू है ये एक कदम इससे आगे है। 1970s के बाद जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, तब मॉडर्न बायोटेक शुरू हुआ। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल पावर पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि हम उनके डीएनए को मॉडिफाई करके उन्हें कस्टमाइज़ बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका फोकस लार्ज स्केल और हाईली टारगेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको जीएमओ बताती हूँ कि जीएमओ क्या होता है, जो आपने यहाँ वर्ड देखा होगा स्लाइड में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है कि जब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, जिसका डीएनए के साथ हम लैब में थोड़ी मैनिपुलेशन करते हैं, उससे जीएमओ कहते हैं। यानी कि हम डीएनए की मैनिपुलेशन कर रहे हैं लैब के अंदर। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास एक एप्पल की एक वैरायटी है, ठीक है, और दूसरी वैरायटी है, ये पहली वैरायटी होगी और ये दूसरी वैरायटी होगी। जो ये वैरायटी है पहली वाली, इसमें एप्पल का जो टेस्ट था वो काफ़ी स्वीट था टेस्ट में। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें दिक्कत क्या थी कि क्योंकि ये थोड़ा सा फंगस से इन्फेक्शन इसको हो जाता था। आई थिंक मैं थोड़े क्लियर पेज में बनाती हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा। अभी मैं आपको जो समझाने वाली हूँ ना, वो यही है। क्या हो रहा है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई वाली ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा एरर आ रहा है, आई थिंक सो इसमें। ओके, सॉरी, यहाँ आते हैं सीधा। ठीक है, जैसे कि मैंने बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास ना एप्पल की ये पहला वैरायटी है। मान लो एप्पल की एक वैरायटी है, इसको मैं दूसरे पेन से बना लेती हूँ, और ये दूसरी वैरायटी एप्पल की। ठीक है,
अभी जो ये पहले वाली वैरायटी है एप्पल की, इसमें 2 फीचर्स थे। एक तो ये था कि ये स्वीट था टेस्ट में, काम ही नहीं कर पा रहा है यार ये ढंग से, यहीं से दिक्कत आ रही है। चलो मैं स्लाइड में ही थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है। इस वाली वैरायटी में क्या था कि मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, इसमें क्या था कि एक तो एप्पल का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मीठा था टेस्ट में, बट दूसरे में क्या दिक्कत थी, इसको ना बहुत जल्दी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता था। और जो दूसरी वैरायटी एप्पल की, ये टेस्ट में तो खट्टा टेस्ट आता था इसका, बट ये फंगस से रेजिस्टेंस थी। ठीक है, हमने क्या किया कि जो इस एप्पल वैरायटी के अंदर ये जो फंगस रेजिस्टेंस वाली जीन है ना, हमने वो निकाल ली। मान लो ये कोई जीन है, ये हमने निकाली और ये फंगस रेजिस्टेंट जीन है, और मैंने इस जीन को इस एप्पल के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर भी वही करैक्टर्स आने लगे जो इसके अंदर थे, यानी कि ये फंगस से रेजिस्टेंट शो कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि हमने इसके जीन को मॉडिफाई किया। जब हम किसी जीन को मॉडिफाई करके उन करैक्टर्स को ख़त्म कर देते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट कर रहा था, प्लांट को डैमेज कर रहा था, अब ये प्लांट को डैमेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब ये भी फंगस से लड़ने की एबिलिटी इसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि हमने इसके अंदर फंगस रेजिस्टेंस जीन डाली है। तो अब हम इस जीन के साथ ही तो सब कुछ किया, हमने जीन्स को निकाला और इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये है एक तरीके की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू की। मॉडर्न व्यू में ये टर्म आ रही थी तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। अब इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हम कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन लैब में कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है, जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी जिनको फर्टिलिटी के काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। दूसरा आता है जीन सिंथेसिस एंड जीन यूजेस। इसका मतलब है कि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली जीन्स को डिज़ाइन करना और सिंथेसाइज करना, जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन या लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाई जा सकें। तीसरी एग्जांपल हम इसमें देखते हैं डीएनए वैक्सीन। ये हमारी लेटेस्ट 3rd जनरेशन वैक्सीन है। डायरेक्ट इम्यून प्रोटीन देने के बजाय हम इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स लेते हैं, जो हमारी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से लड़ना सिखाता है। जैसे कि कोविड वैक्सीन्स में आपने देखा होगा, कोविड वैक्सीन्स में जेनेटिक टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल था। नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में बर्थ से ही कोई जेनेटिक डिफेक्ट या बीमारी है तो जीन थेरेपी की हेल्प से उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जा सकता है या फिर रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये थी मॉडर्न व्यू की एग्जांपल्स। अब इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ट्रेडिशनल व्यू में क्या होता था कि हम सिर्फ नेचुरल माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम लेबोरेटरी में डिज़ाइन कर रहे हैं जीएमओ। ठीक है, ट्रेडिशनल में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही थी वो आपकी नेचुरल फर्मेंटेशन और सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूज़ हो रही थी। ठीक है, जबकि मॉडर्न में हम डीएनए को मैनिपुलेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रिसाइसली बात करें तो ट्रेडिशनल व्यू में थोड़ा सा प्रिसाइसली काम कम होता है, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। जबकि मॉडर्न बायोटेक में हम बहुत ही टारगेटेड हैं, हमें जो चेंज चाहिए एग्जैक्ट हम वही करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो डिपेंड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी नेचुरल एबिलिटी के वजह से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। सो दैट्स आवर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न व्यू में भी थोड़ा डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अगला जो है EFB डेफिनेशन। सबसे पहला सवाल तो, क्योंकि
इसको शुरू करने से पहले आप सभी ने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी की, आपने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, कुछ पुरानी कुछ नई। लेकिन अगर किसी एक डेफिनेशन को प्योर वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक और कंप्लीट माना जाता है तो वो EFB की डेफिनेशन होती है। तो EFB को हम बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब सवाल उठता है कि ये EFB है क्या एक्चुअल में। एक्चुअली ये ना एक तरीके का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया कि क्योंकि ट्रेडिशनल से ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता जा रहा है और जिसको जो जो चीज़ें पता चली, जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही थी आगे की तरफ, तो आपने हर एक फॉर्म देखी बायोटेक्नोलॉजी की। जैसे कि ये ट्रेडिशनल व्यू में जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, ये भी एक तरीके की फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि इसमें हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रेडिशनल में, बट कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके का ये बायोटेक की ही एक फॉर्म है। तो अब हर कोई अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसको एक ऐसी ऑथेंटिक डेफिनेशन दी जाए जो सबके लिए एक तरह से मतलब कॉमनली उसको यूज़ किया जा सके। तो ये था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जिन्होंने एक दोनों के बीच में ना दोनों चीज़ों को कंबाइन किया, ट्रेडिशनल को भी कंबाइन किया और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को भी कंबाइन किया, और दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम मतलब ये करने लगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर EFB के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उन्होंने इसके ऊपर ये जो डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन दी, वो यही थी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखने में ये डेफिनेशन थोड़ी भारी भरकम लगती है ना। चलिए इसे आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म को समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की नॉलेज को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सेल्स के साथ काम करना। और यहाँ जो पार्ट्स देयर ऑफ है, इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही यूज़ करें। उनके कुछ पार्ट्स जैसे सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल हो सकता है, सेल वॉल या किसी एंजाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और ये सब हम क्या कर रहे हैं, ताकि इंसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन, वैक्सीन्स और सर्विसेज जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या डायग्नोस्टिक बना सकें, तो उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ टर्म और आ रही है जिसको मैं मिस नहीं करना चाह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये मैन मेड रेप्लिकास और मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं। जब हम लेबोरेटरी में नेचुरल बायोमॉलिक्यूल जैसे कि DNA, RNA या एंजाइम की कार्बन कॉपी, उसकी जब रेप्लिका बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो बेहतर काम कर सकें, तो उन्हें ही हम मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम उन्हीं को ही मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने ब्रेक करके आपको समझाया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत भारी भरकम जो आपको डेफिनेशन लग रही है, इसमें जो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का, इसमें होता है कि चाहे आप कोई भी चीज़ स्टडी कर लो, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, उसमें जब हम नॉलेज को यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ काम करते हैं, और यहाँ पर हम उस ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा नहीं यूज़ करते, उसके सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल ऑर्गेनल, स्पेसिफिक ऑर्गेनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेल वॉल यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पार्ट्स देयर ऑफ में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, वही कि जब हम तीनों को काम आने वाले प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो फिर हमें ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो मॉलिक्यूलर एनालॉग, वही मैंने कहा कि जब हम बायोमॉलिक्यूल DNA, RNA या एंजाइम की रेप्लिका बनाते हैं ना, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, चाहे आप DNA में मॉडिफिकेशन करो या RNA में करो, किसी भी बायोमॉलिक्यूल की कार्बन कॉपी जब हम लैब के अंदर रेडी करते हैं तो उसी को हम मॉलिक्यूलर एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मेड रेप्लिका और मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद आता है हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं।
अब देखो ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी के मेन प्रिंसिपल्स हैं। ये सबसे कोर टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरा का पूरा, जैसे मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, मैन्यूपुलेशन करने वाला जो भी हमने बायोमोलिक्यूल के अंदर मैन्यूपुलेट किया, डीएनए को या आरएनए को या फिर किसी भी एंजाइम्स को, तो बेसिकली ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है, क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना ये कमांड जो चलती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये कट, कॉपी एंड पेस्ट पर चलती है। कहने का मतलब ये है, पहले तो आप टारगेट जीन जो है आपकी, पहले तो उसको उसके जीनोम से कट करो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। कट करने के बाद उसको कॉपी कर लो और फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर पेस्ट कर दो। आपने अब वो जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर आपने वो जीन डाल दी है, अब उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब वो जब अपनी नॉर्मल रेप्लिकेशन करेगा तो हमारे उसके साथ साथ हमने जो अपने इंटरेस्ट की जो जीन उसके अंदर डाली है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट हो जाएगी। तो दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या, अब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, इसमें तो हमने डीएनए के साथ मैन्युपुलेशन की यहाँ तक, ठीक है, इसमें सिर्फ हम मैन्युपुलेशन की बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर क्या करके रखा है कि इसमें क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा रिएक्टर होता है जिसको हम फर्मेंटर और बायोरिएक्टर बोलते हैं, इस तरीके का, ठीक है, बहुत बड़ा बायोरिएक्टर होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने उस बायोरिएक्टर के अंदर ना एक इस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, उसमें वैसा ही इन्वायरमेंट दिया गया है जैसे बैक्टीरिया के अंदर दिया जाता है। तो अगर आप सोचो, अगर आप एक बैक्टीरिया को लोगे तो जो भी आपने अपने इंटरेस्ट की जीन इसके अंदर डाली है, तो इससे तो मल्टीपल कॉपीज़ तो जनरेट होगी। क्या उससे आपको ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें मिलेंगी, प्रोटीन्स मिलेंगा? नहीं मिलेगा ना। मतलब आपको अगर लार्ज स्केल में बनाना है तो उसके लिए तो फिर आपको बड़े बड़े टैंक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए बायोप्रोसेस में यही आता है कि आपको बड़े बड़े रिएक्टर्स के अंदर वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पर आपको बैक्टीरिया को डाला जाता है, उनको वैसा ही वातावरण दिया जाता है जैसे उनको नॉर्मल उनके अंदर उनकी को बॉडी के अंदर उनको जो मिलता है उस हिसाब से उसको दिया जाता है, ताकि वहाँ पर उनको उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना प्रोडक्ट मिल सके। फिर हम उसको प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफाई करने के बाद फिर जब उसको प्यूरीफिकेशन सेपरेशन करते हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं, फिर मार्केट में जाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है स्ट्रिक्टली, ख़ास तौर पे अगर तो वो ड्रग है तब तो उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली वहाँ से कंट्रोल ट्रायल्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम उन प्रोडक्शन जो हमें लार्ज स्केल में चाहिए, उन सब का प्रोडक्शन हम इन्हीं बायोरिएक्टर के अंदर करते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल हैं इस टेक्निक के, बायोटेक्नोलॉजी के। लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया, जो प्रिंसिपल्स थे बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, हालांकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तो समझ ली कि एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, बट इसको और ज़्यादा गहराई में समझने के लिए पहले हमें रिप्रोडक्शन के बेसिक को इवोल्यूशनरी एंगल से देखने की ज़रूरत है। अब वो क्यों ज़रूरत है उसे समझते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो कोर टेक्निक को समझने से पहले हमें नेचर का एक पुराने रूल को समझना होगा। नेचर में दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दोनों के अपने एडवांटेज है, लेकिन जब बात आती है इवोल्यूशन की और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेस की आती है तो इनका रोल बिल्कुल बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या होता है? इट प्रिजर्व द एग्जैक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस जनरेशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए या जेनेटिक सेटअप होता है वो बिना किसी बदलाव के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट अगली जनरेशन में चला जाता है। इसमें कोई मिक्सअप नहीं होता, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता। मतलब जो पेरेंट के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एज इट इज़
उसकी प्रोजेनिस के अंदर भी सेम जाएगी, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़ेरॉक्स मशीन ले लो आप चाहे, जिसमें बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी निकलती है, वैसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी क्लोन्स बनते हैं। अगर पेरेंट के पास कोई अच्छा ट्रेट है तो वो सेफ़ रहेगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी चेंज होता है तो फिर ये उसको चेंज उसके अकॉर्डिंग नहीं अपने आप को बदल पाते हैं और फिर ये मारे भी जाते हैं उसी इस वजह से। तो दूसरा हमारे पास है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को एक बहुत बड़े इवोल्यूशनरी एडवांटेज दिया है। क्यों? बिकॉज इट परमिट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशंस। जब दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट मिलते हैं ना, तो जीन्स का रीशफलिंग होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है। इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, उनमें वेरिएशंस आती है। अब आप खुद ही देख लो, क्या आप अपने मम्मी पापा का जो करैक्टर्स हैं, या फिर यूँ कहे क्या आप उनकी आइडेंटिकल कॉपीज़ हो? नहीं हो ना, वेरिएशंस है ना। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें थोड़े से पेरेंट्स से आप थोड़े से अलग होते हैं, आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। अब इन वेरिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वेरिएशंस की क्यों ज़रूरत है? अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले तो आपके मन में होगा मैंने वेरिएशंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मुलेट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप सम ऑफ विच प्रोवाइड हाईली बेनिफिशियल टू बोथ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड द एंटायर पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि वेरिएशन की वजह से ऐसे नए और यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कभी कभी किसी एक इंडिविजुअल के लिए और धीरे धीरे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई नई बीमारी आई है क्लाइमेट में, मतलब काफ़ी बहुत ही हॉट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बहुत है काफ़ी। तो अगर आपका जो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बने होते हुए जो ऑर्गेनिज़म होता है, जिनका रिप्रोडक्शन असेक्शुअल के ऊपर होता है, तो वो सब के सब मारे जाते हैं ऐसी एडवर्स कंडीशन में। तो वो अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो तो मारे जाएंगे। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन में कुछ ऐसे होंगे जिनका जेनेटिक सेटअप उन्हें उस गर्म माहौल या बीमारी से लड़ने की ताकत देगा और वो सर्वाइव कर जाएंगे और पूरी तरह स्पीसीज़ जो है वो बच जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, इसलिए वेरिएशन का इतनी इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं कि इसको अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या लेना देना है। जो भी अभी मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी आपको, अब अचानक से ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से आ गया, यही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग में जब हम दो अच्छे करैक्टर्स को मिलाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, तो क्या होता है कि ना उस अच्छे जीन्स के साथ साथ ना वो वाली जीन्स भी आ जाती हैं जो नुकसानदेह होती है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इस वेरिएशन वाले एडवांटेज को कंट्रोल करते हैं। हम बिना किसी ख़राब जीन को ट्रांसफ़र किए सिर्फ अपनी मर्ज़ी के डिज़ायरेबल जीन निकाल कर उस ऑर्गेनिज़म के अंदर डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी को देखो, ट्रेडिशनल में तो क्या था कि आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जब उस करैक्टर को लाना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या आती है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में, वहाँ पर उसके साथ साथ वो ख़राब जीन भी आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका क्या बेनिफिट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका ये फ़ायदा है कि मैंने कहा था ना कि प्रिसाइसली जो आप चाहते हो आप वही कर पाते हो इसके अंदर। तो ये वही वाली बात है कि इसमें हम उस वेरिएशन वाला जो एडवांटेज होता है ना, जो कंट्रोल करता है, हम बिना किसी ख़राब जीन को ट्रांसफ़र किए अपनी मर्ज़ी के डिज़ायरेबल जीन निकाल कर उस ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आपको ये समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है, यहीं से हमें वो आइडिया मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लिमिटेशन क्या थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की, कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग में यूज़ करते हो तो आपको जो आप चाहते हो कि उसमें आप फ़ायदेमंद जीन जो है जिससे आपको बेनिफिशियल हो आपके लिए, बट
अनफॉर्चुनेटली उसके साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी आ जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक ओवरकम कर सकती है इस स्पेसिफिक लिमिटेशन को। तो वही है, इसमें 3 कोर पिलर्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के: क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज़ ऑफ द जीन क्लोनिंग, एंड थर्ड वन इज़ द जीन ट्रांसफ़र। तो इसका क्या एडवांटेज हुआ कि आप अपने डिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी अनडिज़ायरेबल जीन आपके होस्ट में नहीं जाएगी, सिर्फ डिज़ायरेबल जीन का ही हिस्सा जाएगा, वही एक्सप्रेस करेगा, वही जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब तीसरा आता है आपका फेट ऑफ अलाइन पीस ऑफ डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। दरअसल ये मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसको और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पर ये पढ़ा था लिमिटेशन, ये प्रिंसिपल्स आ गए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। फिर हमने लिमिटेशंस पे बात की और उसका एडवांटेज देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और अब हम बात कर रहे हैं फेट ऑफ अलाइन पीस ऑफ अ डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये अलाइन का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले स्लाइड पे यहीं पे ध्यान जाता है। तो अलाइन का मतलब होता है फॉरेन, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए। ठीक है, जैसे कोई यूज़फुल जीन को हम किसी प्लांट या बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं, अगर हम इस अलाइन डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो उस डीएनए का क्या अंजाम होगा, व्हाट विल बी फेट, मतलब उसका क्या फेट होगा, हम उस पर बात कर रहे हैं। देखो नेचर में 2 रास्ते हैं, एक तो रास्ता है आपका केस ए में जो हम डिस्कस कर रहे हैं और एक है केस बी। 2 रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। अब केस ए क्या बता रहा है? केस ए बता रहा है कि अगर वो अलाइन डीएनए यानी कि जो आपने अपने टारगेट जीन, जो फॉरेन जीन आपने उस होस्ट सेल के अंदर डाल दी है, क्या वो वहाँ में डीएनए या जीनोम के साथ इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वो साइटोप्लाज्म में ही अलग से तैर रहा है। तो ये उस केस को डिस्कस कर रही है। मतलब वो क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होना चाहिए था उस जीन को, लेकिन वो नहीं हुआ वहाँ पर। हो सकता है वो साइटोप्लाज्म में रह गया हो। एक तो केस ये हो सकता है। मतलब अगर आप कोई फॉरेन डी किसी होस्ट के अंदर डाल रहे हो, ये आपका होस्ट है, ठीक है, ये आपकी फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन है आपकी। ठीक है, अब ये इसका मेन क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और ये आपकी फॉरेन जीन आ गई। अब ये चाहते हो, आपका मेन टारगेट क्या है कि ये इस होस्ट के अंदर इंटीग्रेट करनी चाहिए। अब क्या ये इंटीग्रेट कर रही है या फिर साइटोप्लाज्म में ये ऐसे ही तैर रही है? ये 2 ही केस हो सकते हैं, या तो ये इस क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाएगी या फिर ये इस साइटोप्लाज्म में ही तैरती रहेगी। ठीक है, तो पहला केस बता रहा है कि ये इंटीग्रेट नहीं हुई, ये साइटोप्लाज्म में ही भी तैर सकती, मतलब साइटोप्लाज्म में ही जाएगी, अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये इंटीग्रेट नहीं होगी। ये मैं कौन से होस्ट की बात कर रही हूँ? यूकैरियोटिक होस्ट में, क्योंकि यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर ही तो ऑर्गेनल्स होते हैं ना। ओके, तो अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। अब ये तो गया ही नहीं हो उसके अंदर। अब जब ये गया ही नहीं, तो जब होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो नई प्रोजेनी सेल्स बनाएगा, तो ये फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हो पाएगा। 1-2 डिवीज़न के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप इसको ना एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई वे से समझाऊँ, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में बिना एडमिशन के क्लास में आकर बैठ जाता है, मतलब उसने एडमिशन नहीं कराई है और वो ऐसे ही क्लास में बैठ गया है। ठीक है, अब क्लास में वो बैठ तो सकता है, पर क्या वो अटेंडेंस लगा सकता है? उसकी अटेंडेंस लगेगी क्या उस क्लास में? क्या उसको कोई रिपोर्ट कार्ड मिलेगी? और अगले साल वो क्या नई क्लास में जा पाएगा? जब उसकी एडमिशन ही नहीं हुई तो क्या वहाँ पे बैठने से कोई उसको फ़ायदा हुआ? क्या वो उस स्कूल का हिस्सा, उस स्कूल के सिस्टम का पार्ट बन पाया? नहीं बन पाया ना। तो ठीक वैसे ही आपने इसके ये बैठ तो ये होस्ट के अंदर चले तो गया, लेकिन ये उस क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बन पाया। तो ये ठीक उस एग्जांपल को बता रहा है। ठीक है, अब बात करती हूँ केस बी की। अगर ये तो था कि वो इंटीग्रेट हुआ ही नहीं, अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंटीग्रेट भी कर सकता है। 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं केस, या तो जाएगा या फिर नहीं जाएगा क्रोमोसोम के अंदर। अगर वो चले जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो कहानी बिल्कुल ही बदल जाती है। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग द होस्ट डीएनए। अब जैसे जैसे होस्ट सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वो फॉरेन डीएनए को भी अपना समझ कर रेप्लिकेट करेगा,
और जब सेल डिवाइड होगा तो वो अलाइन डीएनए अगली जनरेशन्स में भी बराबर ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंटीग्रेशन से ऐसा क्यों बदल गया? तो इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, द लाइन पीस ऑफ ए डीएनए बिकम अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम विच पोसेसेस द इनहेरेंट एबिलिटी टू रेप्लिकेट। होस्ट के क्रोमोसोम के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह होती है जहाँ डीएनए की कॉपी करने की परमिशन मिलती है। जब हमारा फॉरेन डीएनए उस होस्ट क्रोमोसोम का एक फंक्शनल पार्ट, उसका हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो बच्चा जब उस स्कूल का सिस्टम का पार्ट बन जाता है, तो फिर वो तो सारी अटेंडेंस भी लगा पाएगा, एग्ज़ाम भी दे पाएगा, नेक्स्ट क्लास में भी आगे जा पाएगा, फिर वापस से उसको मतलब इस तरीके से क्लास में एडमिशन लेनी पड़ेगी उसको, नेक्स्ट मतलब उसको हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी वो वहाँ का सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट्स को उस स्कूल से मिलती है वो तभी ले पाएगा उसको। ठीक वैसे ही है ये भी। तो डीएनए होस्ट क्रोमोसोम एक फंक्शनल पार्ट अब बन जाता है। जब वो एक बार फंक्शनल पार्ट बन गया तो अब होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी का एक्सेस उसे मिल जाता है, तो वो होस्ट के कंधे पर बैठकर खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। ये पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर किसी जीन को चलाना है ना तो उसे होस्ट के जीनों में इंटीग्रेट करवाना ही पड़ेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शायद यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो हमारे पास ना दो ही तरीके हैं जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डालते हैं ना, हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं। एक तो होता है कि वेक्टर मीडिएटेड, एक होता है वेक्टरलेस मीडिएट, बिना वेक्टर के, और दूसरा होता है वेक्टर मीडिएटेड। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि जब हम होस्ट के अंदर डाल रहे थे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो हम किसकी मदद से डाल रहे थे? हमें तो एक व्हीकल चाहिए था होस्ट तक लेके जाने के लिए। एक तो वो मेथड जो हम अभी से पिछले से डिस्कस करते आ रहे हैं। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम वेक्टर का यूज़ करते हैं ना, मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये उसमें वो जीन है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा मतलब आपका ये, ठीक है। इसको मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, ये आपका होस्ट है। अब जब ये होस्ट के अंदर जाएगा ना, इसका ये इंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब जो व्हीकल है जो डीएनए को बिठाकर होस्ट के अंदर लेके जाने का जो काम कर रहा है ना, वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर रही हूँ इसको, ताकि आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट के अंदर डालेंगे, जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, ये तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हमने प्लाज्मिड को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि इसमें उरी साइट भी होती है। ये वही साइट होती है जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो वो एक्चुअल में जब जाता है तो वो होस्ट के अंदर नहीं इंटीग्रेट होता, न्यूक्लियस के साथ के क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, बल्कि ये अपना इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा अपनी कॉपीज़ को, ठीक है। लेकिन जो हम अब आपके मन में सवाल होगा कि जब ये तो था कि वेक्टर से होस्ट के अंदर डीएनए को लाया जा रहा है, अब बात आती है दूसरे केस की। अगर मेरे को ये डीएनए है, मुझे किसी होस्ट के अंदर भेजना है, क्योंकि अगर हम ये मेन क्रोमोसोम है, मुझे इसके अंदर भेजना है, वेक्टर भी नहीं है, तो आप कैसे भेजोगे इसके अंदर? तो उसके लिए फिज़िकल और केमिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप डीएनए को भेज सकते हो। जैसे कि हम फिज़िकल मेथड में माइक्रो इंजेक्शन पढ़ते हैं, बायोलिस्टिक मेथड पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड डिस्कस करते हैं। वो मेथड्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट डीएनए को डिलीवर कर सकते हो होस्ट के अंदर, ताकि वो क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो ये वही कन्फ्यूज़न थी जो मैंने आपको क्लियर की, ठीक है। तो ये जो दो केस हमने यहाँ पे पढ़ लिए, एक कि अगर वो नहीं इंटीग्रेट हो रहा है ऑर्गेनिज़म के अंदर तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा, वो जस्ट साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा, और फिर उसके बाद दो बार कॉपी प्रोड्यूस अगर कर भी देता है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे तो वो प्रॉपर उसके क्रोमोसोम इंटीग्रेट हो गया, तो अब उसका फंक्शनल पार्ट बन चुका है, क्योंकि अब मेन क्रोमोसोम ने उसको अपना पार्ट बना लिया, तो वो भी वैसे ही रेप्लिकेट करेगा जैसे वो खुद होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि मैंने अभी
इसका मैं काफ़ी जिक्र कर रही थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। एक्चुअली ये ना एक डीएनए सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम में जो कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करती है। इसका काम क्या होता है कि फॉरेन पीस जो होता है डीएनए का टू मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म इट मस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट कंटेन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर किसी भी के पास अगर ये उरी साइड ही नहीं होती मान लो एक बार के लिए, तो फिर आप रेप्लिकेट की तो बात ही भूल जाओ, रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, इनिशिएट ही नहीं होती। तो इसका मेन मकसद होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर जहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, और इसका मेन पर्पस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, द लाइन डीएनए इज़ अ फिजिकली लिंक्ड, क्योंकि ये जो फॉरेन डीएनए होता है वो उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ फिजिकली लिंक्ड हो जाता है, जिसके वजह से ये फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट करता है और मल्टीप्लाई करता है खुद होस्ट सिस्टम के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल, और इसी प्रोसेस की वजह से मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज आप बना पाते हो, जिसको हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो जीन क्लोनिंग में आप ये बात, यहीं से मैं आपको एक अभी जो मैंने दो आपको तरीके बताना, जीन क्लोनिंग में ना एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब हम वेक्टर का यूज़ करके होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो उसमें आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज़ द जीन क्लोनिंग, उसी को हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब टूल्स की बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्या क्या टूल्स हैं। तो पहला टूल तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल ही चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी जैसे कि मैंने बताया था हर्बर्ट बॉयर के द्वारा की गई थी, उन्होंने डिस्कवर किया था। 1963 में इकोलाई की डिस्कवरी हो चुकी थी। साल 1963 में दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियोफाज एक तरीके का वायरस है जो अक्सर बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। हालांकि और भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि लैम्डा फेज, M13, ये इस तरीके के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या था कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। मान लो कि ये आपका ये बैक्टीरिया है, ये इसका मेन क्रोमोसोम है और ये इसके प्लाज्मिड। ठीक है, और ये आ गया आपका वायरस, ये इसका जीनोम। जब ये इसको इन्फेक्ट करता है, ना, जैसे ही ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट करता है, तो क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के पास एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जो भी बाहर से फॉरेन डीएनए को दिखता है ये उस पर कट लगा देता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ना एक तरीके मतलब ये सीधा डीएनए को कट लगा देगा। और आप अभी पढ़ते भी आ रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह पर कट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसने डीएनए देखा, फॉरेन डीएनए, इसने फटाक से कट किया। अब सवाल उठता है कि अगर ये डीएनए को कट ही करता है तो फिर इसने अपने खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट किया। तो उसके पीछे का रीज़न है, इसके पास ना ड्यूल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। यानी कि एक एंजाइम ऐसा होता है इसके पास दो एक्टिविटी होती है, एक तो मिथाइलेशन वाली एक्टिविटी होती है और एक कट लगाने वाली एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करता है, खुद के बैक्टीरिया के ऊपर ना खुद के डीएनए के ऊपर ये क्या करता है, मिथाइलेशन ऐड कर देता है। जब ये खुद के ऊपर मिथाइलेशन ऐड कर देता है तो अब ये अपने डीएनए को कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिथाइलेशन कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इसको ये पता हो कि इसको सिर्फ इतना पता है कि जिसके ऊपर मिथाइलेशन होगा मुझे वहाँ कट नहीं करना है, जहाँ पे बिना मिथाइलेशन ठीक इसको डीएनए दिखेगा ये वहाँ सीधा कट लगा देगा। तो इसकी वहीं से ही डिस्कवरी हुई थी। तो मिथाइल ग्रुप ये अपने खुद के ऊपर ऐड ऑन कर देता है, जिससे इसकी जीनोम प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरी एंजाइम था एंडोन्यूक्लियस, जो कि वायरल के डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट कर देता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी जो चीज़ें देखो, अब तो इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे हम इकोलॉजी में या इवोल्यूशन में पढ़ते हैं को इवोल्यूशन, तो अभी देखने को ये भी मिला है कि जो वायरल होता है उसने अपने सिस्टम को अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया है कि अब बैक्टीरिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो कई बार उस पर काम ही नहीं कर पाता है।
मतलब इस तरीके से अपने आप को इसने इवॉल्व कर दिया है इससे बचने के लिए। अगर उसने बचने के लिए कुछ सिस्टम में इवॉल्व किया खुद को, तो बैक्टीरिया ने भी कुछ अलग रास्ते निकाले होंगे उसको ढूंढने के लिए। वो तो खैर चलता ही रहेगा, बट अब टॉपिक पे ही आते हैं। तो ये था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। जो सबसे पहला एंजाइम था, जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, दैट इज़ द HindII। इट्स फंक्शनिंग डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later। तो वही बात है कि स्पेसिफिक कट लगाएगा 6 बेस पेयर, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 6 बेस कटर होते हैं, कुछ 4 बेस पेयर कटर होते हैं। तो ये जो है ये 6 बेस पेयर कटर है। जैसे कि EcoRI की साइट आपको पता हो, GAATTC। अब ये जो एंजाइम कट लगाता है तो ये 6 बेस की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है। इट मीन्स कि ये 6 बेस पेयर कटर हुआ EcoRI का। तो जो यहाँ पे ये बता रहा है 6 बेस पेयर, वही रिकॉग्नाइज। इसकी भी HindII की, ये तो EcoRI की मैंने रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस आपको बताई है। HindII की भी ऐसी सीक्वेंस नहीं, उसकी भी कुछ ऐसी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी जहाँ पर वो DNA पे कट लगाता है। तो अभी अगर हम बात करें टुडे भी, जो कि NCERT के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, जो कि NCERT के मुताबिक अगर हम बात करें तो। अब बात आती है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में। इसकी नेमिंग कैसे दी जाती है। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है ना EcoRI, जो इसका फर्स्ट लेटर है ना वो डिराइव फ्रॉम द जीनस ऑफ द सेल, जो कि नाम मेंशन है। सेकेंड लेटर जो है कोलाई, मतलब उसकी स्पीसीज से। पहला नाम जीनस, सेल के जीनस से डिराइव हुआ है, दूसरा स्पीसीज से डिराइव हुआ है। और इको तो हो गया 1, अब ये 4th आ गया R। ये है बैक्टीरिया की स्ट्रेन RY13। जो 4th लेटर R जो है वो किससे डिराइव होता है, इसकी स्ट्रेन से, कि कौन सी बैक्टीरिया स्ट्रेन है, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है R। उसके बाद ये जो रोमन में आपको दिख रहा है ना ये 1 करके, ये बेसिकली ऑर्डर है इन विच द एंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन का वो ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है ये रोमन नंबर, ठीक है। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो मैकेनिज़्म है उसमें 2 टाइप की न्यूक्लियसेस आते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, मान लो ये आपका DNA है, ये हमेशा एंड्स पे कट लगाएगा। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ पे कट लगाता है, हमेशा एंड वाली साइड पे कट लगाता है। द रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द, हमेशा एंड की तरफ से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो एंड पे कट नहीं लगाता, मतलब वो एंड पे कट नहीं लगाता, बल्कि विद इन द DNA, यानी कि DNA में यहाँ कट लगाएगा, यहाँ बीच में कट लगाएगा, मतलब साइड पे कट नहीं लगाएगा। कहाँ पे कट लगाता है ये, विद इन द DNA। ये देखो इसमें तो पूरा डायग्राम में मेंशन किया गया है। ये आपका वेक्टर का है और ये फॉरेन DNA है। देखो वेक्टर के अंदर मैंने कहा था ना कि सेम एंजाइम यूज़ करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करते हैं DNA को कट करने के लिए, सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम वेक्टर DNA के लिए भी कट करते हैं। अब यहाँ देखो ये EcoRI की साइड दे रखी है, यहाँ पर भी ये साइड दे रखी है और फॉरेन DNA में भी दे रखी है। दोनों में EcoRI ट्रीट किया। देखो स्टिकी एंड्स ओवरहैंग क्रिएट हो गए, ये देखो यहाँ पर भी मैंने, ये देखो दोनों में ओवरहैंग क्रिएट हो गया। अब ये आसानी से चिपक सकते हैं, ये देखो दोनों आसानी से चिपक गए। मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड में भी ये चीज़। ये देखो यहाँ पे कट लगाया इसने और एक कट यहाँ लगाया। जब ये कट लगाता है ना तो ये इस तरीके से कट करता है, ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पैलिड्रोमिक सीक्वेंस है। ये देखो इसी तरीके से, इसका फ़ायदा यही होता है क्योंकि पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी और आसानी से इनको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यही इस डायग्राम में बताया गया। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट मैंने बता ही दिया क्या है इसमें। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। वही सबसे पहले आप लीव करते हो जो आपका सोर्स है, जहाँ से आपको अपनी टारगेट जीन को निकालना है, हटाना है।
उस, मान लो कि ये आपका कोई सोर्स है, ठीक है, और यहीं से आपकी टारगेट जीन है, ये आपका सोर्स है। सबसे पहले तो आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसको, इस जीन को। वो कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरी तरफ आपका आ गया प्लाज्मिड, ये आ गया आपका प्लाज्मिड। अब इसको भी कट करना पड़ेगा। जब प्लाज्मिड को कट करते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको इसके साथ जोड़ दिया, सॉरी, ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। इसको लाइगेज ने जोड़ दिया दोनों को। मतलब इस स्लाइड में ये दिए गए, पहले तो आपको सोर्स में से उस टारगेट जीन को निकाला, उसको निकाला, प्लाज्मिड को लिया, प्लाज्मिड में भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट लगाया। अब इन दोनों को आपस में डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब आपने इसको होस्ट सेल के अंदर डालना है। ये आपका होस्ट सेल है, इसमें आपने डालना है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर होस्ट सेल क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वही सेम स्टेप है, ठीक है। देखो वही डायग्राम में भी मेंशन किया, ये फॉरेन डीएनए है, जो मैंने पीछे डायग्राम से आपको समझाया खुद। ये फॉरेन डीएनए और ये आपका वेक्टर डीएनए आ गया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया। अब दोनों को जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। फिर आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया। अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ आपने जो डाला है वो भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास लाखों कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब सवाल उठता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो पहला स्टेप था ना, ये वाला, आपको अपने सोर्स में से उस डीएनए को निकालना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही तो आपने वो फ्रेगमेंट कट किया। अब होता क्या है कि जब हम ये कट करते हैं तो उसके साथ साथ ना बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, और उन्हीं फ्रेगमेंट्स में से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सभी फ्रेगमेंट से हमारा टारगेट डीएनए कौन सा है? तो ये जो पहला स्टेप है ना, अब ये इस पहले स्टेप को थोड़ा सा और डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, जो अभी हमने पहला स्टेप पढ़ा ना, उसको सोर्स में से आपको अपना टारगेट जीन को रिमूव करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। उसके बाद का प्रोसेस कैसे होता है, उस पहले स्टेप को ही हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई टेक्निक का इंट्रोड्यूस हुआ है इस स्लाइड के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसमें। देखो ये जो आपका कोई सोर्स है, ठीक है, और ये आपकी टारगेट की जीन है, ठीक है। अब जब हम इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करने से क्या होता है ना, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है और इसमें आपकी टारगेट की जीन भी आ गई, ठीक है। पर हमें पता नहीं, हम देख तो सकते नहीं हैं, आंखों से तो विजिबल ही नहीं है, ठीक है, जो लैब में हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये था आपका सोर्स, और ये है येलो कलर की जो आप देख रहे हो, ये है आपकी टारगेट जीन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ करते हैं और हमारे साथ ना बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर लेता है। तो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इन कट किए गए अलग अलग फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट और आइसोलेट कैसे करें, क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नॉर्मल आंखों से देखना या अलग करना इम्पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आती है ये एक अमेजिंग लेबोरेटरी टेक्निक, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? एक तो चार्ज के ऊपर और एक इसके साइज़ के ऊपर, ठीक है। मैं चार्ज और साइज़ की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो आपका डीएनए होता है
डीएनए की बैकबोन में क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ठीक है, और फॉस्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये भी डीएनए की बैकबोन है, ये शुगर फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी नेगेटिव चार्ज को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट नहीं करते। दूसरी चीज़ उसका साइज़, क्योंकि जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, वो कैसे पता चलेगा, जब हम इनको रन करवाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इन फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। कैसे बताती हूँ आपको। मान लो ये आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हालांकि मैंने इसकी डायग्राम भी इमेज भी स्लाइड में लगा रखी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट अभी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये वेल्स हैं, ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आपने क्या किया कि इन सभी फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाया। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ना, इसमें ये जो एग्रोज जेल की ये बनी हुई होती है, ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स किसकी बनी हुई होती है, एग्रोज जेल की, जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये जेल ना एक सीव की तरह काम करती है, एक छन्नी की तरह काम करती है, ठीक है। ये वो रास्ता है जहाँ से डीएनए को मूव इसी रास्ते से डीएनए मूव करता है। तो जब हम अपना ये सैंपल है, जब हम इसमें लोड करते हैं तो क्या होगा, मान लो कि ये जो आपके फ्रेगमेंट्स कट हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे हैं। मान लो कि जो आपका टारगेट वाला है पार्ट, वो यहाँ पर है कहीं, पर अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने अपने सैंपल, ये वेल्स होती हैं उस जेल के अंदर जहाँ पे आप अपना सैंपल लोड करते हो, जो कि आपने यहाँ पे लोड कर दिया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगी होती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो अब जो आपने सैंपल डाले हैं, अब ये क्या करते हैं, अपनी पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होती है, यानी कि एनोड है, वहाँ की तरफ ये मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब जो ये वाला है ना, ये वाला जो ज़्यादा मूव नहीं कर पाया, बस यहीं रुक गया। जो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, ये लार्ज फ्रेगमेंट होता है, और जो सबसे आगे होता है डैट इज़ द स्मॉल साइज़। जिसका स्मॉल साइज़ होता है, जो सबसे छोटे साइज़ का होता है, वो जल्दी जल्दी मूव करता है, और जिसका जितना बड़ा साइज़ होता है उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है, इसलिए वो वेल के पास ही रह जाता है, ठीक है। तो अब डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट तो हो गए हैं, पर क्या अब हम इन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पूरे डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअल लाइट में बिना स्टेन किए आप नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें विजुअलाइजेशन के लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। बिना स्टेनिंग के तो आप देख ही नहीं सकते। दूसरा, हमें यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो स्टेनिंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि स्टेनिंग में हम क्या करते हैं कि डीएनए को एक कंपाउंड के साथ स्टेन करते हैं, जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, इसके साथ स्टेन करते हैं। और जब एक बार स्टेन कर लेते हैं, तो स्टेन करने के बाद जब हम इसे जेल पर यूवी लाइट डालते हैं ना, तभी मैजिक होता है। तो हमें ना ब्राइट चमकदार ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। अगर बिना इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट के आप डीएनए बैंड्स नहीं देख सकते। तो देखने के लिए आपको विजुअलाइज करने के लिए आपको स्टेनिंग तो करनी पड़ेगी। स्टेनिंग करोगे तभी आप उसमें यूवी लाइट डाल के ऑरेंज कलर का आपको मतलब वो बैंड जो है वो दिख सकता है। अब जो बैंड आपको दिखेगा ना, पर हमें अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट वहाँ से निकालना भी तो है। तो इस लास्ट स्टेप को हम कहते हैं एल्यूशन। मान लो ये आपका टारगेट का डीएनए, जब इसको मुझे बाहर जब मैं निकाल लेती हूँ उस फ्रेगमेंट को, उस टर्म को बोलते हैं एल्यूशन, ठीक है। जो हमारा सेपरेटेड डीएनए बैंड है उसे एग्रोजेल के पीसीस के साथ ना हम बहुत सावधानी से कट करते हैं। इस तरीके से कट करते हैं कि जेल को अलग कर दिया जाता है और हमारा प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से आइसोलेटेड और प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को बाद में हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये आपका पहला स्टेप है डीएनए फ्रेगमेंट का। जो हम अभी तक जो मैं समझा रही थी वो तो एक स्टेप्स थे कि हाँ भाई ये होता है। अब जितने ये स्टेप्स आपको देखने में ईजी लगते हैं, ये उतने
मतलब इतने ज़्यादा सिंपलीफाई तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं लैब के अंदर, मैं बात करूँ तो वो जो पहला स्टेप था, हम कहते हैं कि हमने यहाँ से डीएनए निकाल दी, तो जो डीएनए सोर्स से जब निकाली जाती, टारगेट जीन जब हमें निकाली जाती है ना सोर्स से, तो उसका ये प्रोसीजर होता है पूरा सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने सोर्स से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके उसको बाहर निकाला, ये हमारा येलो कलर का टारगेट जीन था, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने प्लाज्मिड में भी कट किया ताकि प्लाज्मिड ओपन हो और अपने टारगेट की जीन को इंसर्ट कर सके। खैर वो बाद का स्टेप है, पर जो पहले वाला स्टेप है वो यही है। फिर हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में इसको रन करवाया, क्योंकि इतने सारे फ्रेगमेंट्स को इनको साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना ये टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये मैं अब आपको पूरा बता चुकी हूँ। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा जिसमें मैंने जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक को बताया। इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, चार्ज और मास के ऊपर, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एंड मीडियम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स उसी को ही बोल रहे हैं जो आपके ग्रोथ जेल है, ये वही है जिसके मैं बारे में। अब आपके दिमाग में होगा कि आपको कैसे पता कि ये, मान लो कि आपका टारगेट वाली जीन है, वो जो मैंने येलो कलर की बनाई थी, फॉर अभी मैं यहाँ येलो कलर दे देती हूँ ताकि आपको, मान लो कि ये आपकी टारगेट वाली जीन है। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने इथिडियम ब्रोमाइड को स्टेन किया डीएनए के साथ, तब तो हमें सारे के सारे बैंड ऑरेंज कलर के दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो पहली वाला वेल होती है ना, फर्स्ट वाली, इसमें ना हमने किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट नहीं किया होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे होते हैं ना बैंड्स वगैरह, वो बेसिकली अनडाइजेस्टेड होते हैं, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेल्स में होते हैं ये आपके वही होते हैं जो आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीट करने पर जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं, और फिर उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ वो मूव करते हैं। तो हम इनको कैसे पता चलता है, क्योंकि जब हम हमें टारगेट जीन का ना ऑलरेडी पहले से पता होता है, उसके बारे में जो हम निकालना चाह रहे हैं ना टारगेट जीन को, उसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, उसका क्या साइज़ है, वो हमें ऑलरेडी पता होता है। फिर हम यहाँ से उस रेफरेंस चेक करते हैं, इसके पास में जो फ्रेगमेंट दिखेगा, अभी तो खैर इसमें एक ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक फ्रेगमेंट दिखेगा, उसके साइज़ से आप आइडिया लगा लेते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके टारगेट के जीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना ही है। तो उससे आप पता करके कंपेयर करके निकालते हो। ठीक है, तो ये भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड, चलो ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। तो विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे कि लिमिटेशन इसकी क्या है, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट विजुअलाइज विदाउट स्कैनिंग। ऑब्वियस सी बात है कि आप बिना स्टेनिंग के तो देख ही नहीं सकते। तो वही आपको यहाँ पर वही मेंशन किया कि आपको पहले स्टेन करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, फिर रेडिएशन का एक्सपोजर देके आप उसको ब्राइट ऑरेंज बैंड्स आपको उसमें दिखते हैं। ठीक है, तो वो एल्यूशन की मैं वही बात कर रही हूँ कि जो डीएनए जो आपका टारगेट जीन का जब आपको पता चल जाता है, तो फिर आप उसको बैंड से सेपरेट करते हो जेल से, उसी स्टेप को हम एल्यूशन बोलते हैं। तो फाइनल एप्लीकेशन क्या हुई, द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाई इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। मतलब अब आपका डीएनए प्रॉपर जो आप चाहिए था टारगेट जीन आपके पास अब आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर तो हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू के बीच में कंपैरिजन देखा। हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल व्यू में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। मैं इसको ना एक समरी के तौर पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया। तो बायोटेक्नोलॉजी को जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो हम ये भी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कोई नया नहीं है, ये पहले से होता चल रहा है, होता हुआ आ रहा है। जैसे कि दही बनना, ब्रेड, वाइन मेकिंग, डोमेस्टिक फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, ये सब का सब पहले से ही होता आ रहा है। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, पर वहाँ पर कोई टेक्निक यूज़ नहीं होती थी, जस्ट माइक्रोब की जो नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करके उन यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था। तो वो भी एक तरीके की बायोटेक की ही एक फॉर्म थी। ठीक है, तो ये सब आता है ट्रेडिशनल व्यू के अंदर, जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की, कर्ड हो गया, चाहे वो पनीर का हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो दरअसल हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल व्यू के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर बात आती है मॉडर्न व्यू की।
तो मॉडर्न व्यू में हम क्या पढ़ते हैं कि मॉडर्न व्यू में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, हमने डीएनए को मैनिपुलेट किया। उसके अंदर मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी, जिन माइक्रोब्स का हमें पता था कि इनके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है, हमने उन्हीं नेचुरल एबिलिटी को थोड़ा सा और अफेक्टिव बनाया। हमने उन्हीं के डीएनए के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया ताकि हम आने वाले मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को की डिस्कवरी कर सकें और उनको ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल कर सकें। तो वो था मॉडर्न व्यू के अंदर, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स देखे बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को समझा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम यही बात करते हैं कि डीएनए का मैनिपुलेट मॉडिफाई किया जाता है, उसको कस्टमाइज़ किया जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल कर हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं ताकि हम अपना यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो बना सकें उसके लेकर। दूसरा हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखा कि जो हमने मॉडिफिकेशन की डीएनए के साथ उससे हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सके, तो उसको हमने एक टैंक के अंदर यानी कि बायोरिएक्टर के अंदर उसको वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। उसको वैसे ही न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पीएच ऑप्टिमम प्रोवाइड किया, टेम्परेचर सब कुछ कंट्रोल मैनर में दिया गया ताकि हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन मिल सके। फिर उनको सेपरेशन किया, फिर उनका प्यूरिफिकेशन किया, जो हम आगे चल के और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो बेसिक है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपका इवोल्यूशनरी से, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमने बेस उठाया था कि उसके अंदर वेरिएशंस आती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आइडेंटिकल कॉपीज़ होती है, उसमें एग्जैक्ट सेम चीज़ कॉपी आपकी आने वाली जनरेशन में भी सेम वही देखने को मिलती है, बट बदलते हुए इन्वायरमेंट में वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सेम आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशंस आती हैं, कि कैसे बदलते हुए कोई एडवर्स कंडीशन में वो कैसे खुद को अपने अंदर बदलाव लाता है, जिससे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा सेटअप हो जाता है जीन्स का जो उसको उस एडवर्स इफेक्ट में बेहतर बनाने का काम करती है। तो ये एक नेचर का ही एक बेस था जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करके अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है उसका यूज़ किया पूरा। तो ये दरअसल यही सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, फिर हमने उनका डिटेल देखा कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिक्कतें आती थी। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिक्कतें आती थी कि उसमें जो अनडिज़ायरेबल जीन होती थी वो भी, भले ही हम उसमें अपने टारगेट जीन को लाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ हमारी अनडिज़ायरेबल जीन भी आ जाती थी, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की। तो उसको ओवरकम कैसे किया हमने? जेनेटिक इंजीनियरिंग से ओवरकम किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, प्रिसाइसली हम जो टारगेट जीन चाहते हैं कि उसमें इंटीग्रेट हो, उससे हमें यूज़फुल चीज़ें मिल सकें, तो उसमें प्रिसाइसली हम उसी हिसाब से चेंज करते हैं। तो वो काफ़ी बेहतरीन रहा हमारी मेडिकल साइंस में भी, वैक्सीन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने मॉडर्न व्यू के में भी एग्जांपल्स देखी होगी, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी, डीएनए वैक्सीन। तो ये भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये जो स्टेप्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, कैसे उसको सोर्स से उस जीन को अलग किया जाता है। फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके उन फ्रेगमेंट्स क्रिएट होते हैं, फिर उनको सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। अब जो आने वाली वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।